प्रकृति के सौंदर्य से प्रेरित होकर ही कलाकार अपनी कल्पना व ज्ञान से कलाकृति का निर्माण करता है। मानव में सौंदर्य बोध जन्मजात होता है, जिसके प्रमाण कला के इतिहास से भी मिलते हैं। कला रूप की सृजना करती है, अनुरूप को रूप देती है, अव्यक्त को व्यक्त करती है। जनसाधारण कला को मनोविनोद का साधन मानते हैं, अर्थात मन को आनंद देने वाला विशिष्ट नोदन। यद्यपि मनोविनोद भी साधारण बात नहीं है, तथापि कला मनोनिर्माण अर्थात मन का निर्माण भी करती है। सृजन ही कला का सार है, जिसमें सौंदर्य की अभिव्यक्ति निहित होती है। यदि हम सौंदर्य की बात करें तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र की धारा काम सूत्र, चित्र सूत्र, चित्र लक्षण, रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत आदि तक बहती हुई आधुनिक काव्य शास्त्र तक जाती है। इन सब में रस सिद्धांत ही भारतीय सौंदर्य शास्त्र का मूल तत्व तथा अध्ययन विषय रहा है। रस के बिना सौंदर्य वैसे ही है जैसे बिना मिठास के गुड़। यदि रस हटा दिया जाए तो सौंदर्य फीका पड़ जाता है और उसी सौंदर्य से परम आनंद की अनुभूति होती है। कुछ कलाकार अपने मन की अभिव्यक्ति को कला मानते हैं, कुछ यथार्थ की अभिव्यक्ति को कला मानते हैं। आज के हमारे मेहमान एक प्रख्यात कलाकार विजय बिस्वाल जी यथार्थ चित्रण की शैली में जिस प्रकार से आधुनिक एक्रेलिक रंगों को जल रंग की भांति कैनवस पर उकेरते हैं, वह अत्यंत प्रशंसनीय है और उनकी कला में जो सौंदर्य है वह रस से परिपूर्ण है। यथार्थ का चित्रण भी इतने सौंदर्यपूर्ण ढंग से किया जाता है कि उसको देखने वाले की आंखें बस उसी में खो जाती हैं। नमस्कार, मैं भानुदेव शर्मा, निर्देशक अमृतांशु आर्ट ग्रुप, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की कला चर्चा पे, जिसमें हमारे मेहमान हैं नागपुर के कलाकार विजय बिस्वाल जी, जो अपने एक्रेलिक रंगों को जल रंग की भांति कैनवस पर उपयोग करने के लिए प्रख्यात हैं। आइए हम सब उनकी कला और उनके कला मार्गदर्शन व कला दृष्टिकोण के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम भानुदेव शर्मा है। मैं अमृतांशु आर्ट ग्रुप का निर्देशक हूँ और इस उत्तराखंड देवभूमि में इस देश के प्रख्यात कलाकारों में से एक विजय बिस्वाल सर, आपका मैं यहाँ पे बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज इसी श्रृंखला में हम आपसे जानने आए हैं। आप इस FRI के प्रांगण में उपस्थित हैं। हमें आपकी कला और आपने इस देवभूमि में आके यहाँ के वातावरण से, यहाँ की प्रकृति से क्या अपनी कला को आप जोड़ पाए, उसके बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताइए। अच्छा, नमस्कार। पहले तो मैं आपको सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें चुना। एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की एक्सपीरियंस और मेरा अनुभव यहाँ पर देवभूमि में कैसा रहा वो जानने के लिए, तो इसलिए आपको पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपका ग्रुप का नाम? अमृतांशु ग्रुप की ये जो सेशन है, तो इसमें मैं बहुत सारे, क्योंकि अनुभव जो रहा है देहरादून का और मसूरी का और पूरी एरिया का, उत्तराखंड का, अभी तक बहुत सुखद रहा है और बहुत रोचक रहा है। कल मसूरी में था, मसूरी में 3-4 पेंटिंग हमने किया और आज हम कर रहे हैं। इसके पहले हम मसूरी की जो चोटी में हम गए थे, भद्राज टेम्पल का भी हमने पेंटिंग वहाँ पे भी हमने किया। तो एक्सपीरियंस तो ज़बरदस्त है, क्योंकि आपका जो लैंडस्केप है, जो लोकेशन है, इतनी खूबसूरत है, इतनी मनमोहक है। जहाँ देखिए आपके हमारे बैकग्राउंड में जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं, ये FRI की जो आर्किटेक्चर, ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एक आर्किटेक्चर है। इट्स वेरी, कहते हैं ना, वेरी 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 ओल्ड, वेरी विंटेज काइंड ऑफ आर्किटेक्चर। और इस चीज़ को हमने ऑलरेडी पेंटिंग कर चुके हैं, इसके बैक साइड में जा करके इसको उतार चुके हैं। और प्लान यह है कि अगला जो एक दिन, मेरे ख्याल से कल भी हमें समय मिलेगा, तो कल तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जितने भी विंटेज जो जगह है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, काफ़ी पुरानी जगह है और जिस जगह के लिए ये
देहरादून प्रसिद्ध है उसे भी हमें चाहूँगा कि जल रंग के माध्यम से उतारने की। तो अनुभव अच्छा है और अच्छा रहने वाला है। थैंक यू सर। इसी श्रृंखला में हमारे देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और खुद एक कलाकार डॉक्टर मंतोष यादव सर भी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहेंगे और गहराई से आपकी कला और आपके कला के जो तरीके हैं, जिस तरीके से आप पेंटिंग बनाते हैं, चित्र को बनाते हैं, एक्रेलिक कलर में जो वाटर कलर का इफेक्ट आप देते हैं, जिसके लिए आप जाने जाते हैं जी, जो हर किसी को देखते ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मतलब हम लोग जो अपने स्टूडेंट को बताते हैं आपके काम के बारे में, तो वो बार बार सवाल करते हैं कि एक्रेलिक कलर से वाटर कलर का इफेक्ट किस तरह से दिया जाए। उसके बारे में जानने के लिए मैं सर को बुलाना चाहूँगा। जी जी, स्वागत है मंतोष सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर मंतोष यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय देहरादून से। पहले तो आपको इस देवभूमि में आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पूरे देहरादून के लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे रिनॉन्ड आर्टिस्ट जो देहरादून की धरती पे आएँ और इस प्रकृति के वातावरण में आप एक जो कलरों का संयोजन करते हैं, उससे आपने इस धरती को पवित्र कर दिया। इसी श्रृंखला में हम जानना चाहते हैं कि एक कलाकार नेचर को कैसे देखता है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले कला होती क्या है, आम पब्लिक को कला कैसे समझाएं हम? कला तो एक बहुत बड़ी बात है, पता नहीं इस सीमित समय के अंदर में उसे बयां कर पाऊँ या नहीं। बाकी एक सिंपल चीज़ों को हम रखते हैं। पहले का जो आपका सवाल रहा, हम इसी पर आते हैं कि मैं देवभूमि ये देहरादून में अब क्या देखता हूँ। मैं क्योंकि ये एक बचपन का एक ये रहता है, मेरा सपना था कि मैं देहरादून जाऊँ। देहरादून इसलिए हम उड़ीसा में मशहूर था, मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ, कि देहरादून का जो स्कूल के लिए मशहूर था और देहरादून की जो वादियाँ हम देखते थे, तो जहाँ पे जैसे कि आपने कहा मैं क्या मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छा लगता है। कला मुझे एक पेड़ में दिखता है, एक लैंडस्केप में दिखता है, पहाड़ में दिखता है, एक घर में दिखता है, एक सुंदर अच्छी सी बने हुए आर्किटेक्चर में मुझे दिखता है, एक खूबसूरत छोटी बच्ची के चेहरे में भी वो सुंदरता दिखती है। तो कला मुझे कहीं भी दिख जाता है। इवन मुझे कभी कभी ऐसा भी ज़रूरत होता है तो मैं डस्टबिन को भी उतारता हूँ, कभी कभी वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक सिंपल से छोटा सा गुलाब का फूल अगर है तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो कला कहीं भी मिलेगा, परंतु जब यहाँ पर आते हो, जब इतनी खूबसूरत चीज़ें आप देखते हो, नेचर जहाँ पे इतना बॉन्टीफुल है, इतने सारे चीज़ें यहाँ पर है, तो बड़ा हमें क्या कहते हैं ना, एक इंस्पिरेशन देता है, हमें एक जोश देता है। हमको लगता है कि कुछ और कुछ करें। ये इनफैक्ट ऐसा ही होता है कि वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, कि हमारे सामने इतने सारे विकल्प होते हैं, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ। हम थोड़े से कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन के दौर से हम जाना पड़ता है। तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट है। आज ऑलरेडी हमने एक पेंटिंग कर चुके हैं, एक कॉलेज में हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दे चुके हैं और बच्चों से हमने इंटरेक्ट किया है और काफ़ी सारगर्भक रहा है। और बस आगे की मुझे लगता है कि और एक दो पेंटिंग तो बनना चाहिए देहरादून में। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल। यानी आपके विचार से कला जो होती है वो देखने वाले की नज़र में होती है। बिल्कुल। जो व्यक्ति जिसको देखेगा वो कचरे की डस्टबिन भी है, तो लेकिन अगर कलाकार उसको देखता है तो बहुत ही एक सौंदर्यात्मक दृष्टि से देखता है और उसको अपने कलर और ब्रश से, जो तुलिका ब्रश के सपोर्ट में लेकर के जो कैनवास पे उकेरता है, तो वो कहीं न कहीं कचरे में जो डस्टबिन को, जिसको कचरा गंदा बोलते हैं लोग, वो कहीं न कहीं कलात्मक दृष्टि में आकर के वो सुंदर लगने लगता है। किसी म्यूजियम में आकर के वो बहुत ही खूबसूरत दृश्य बन जाता है। हाँ। तो ये कलाकार ही कर सकता है, क्योंकि कलाकार का एक विजन होता है, देखने का एक नज़रिया होता है। केवल नज़रिया काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं उनकी नज़रिया बड़ी अच्छी होती है, आर्टिस्टिक होती है, लेकिन उसको कागज़ पे या कैनवास पे ट्रांसफ़र करने की जो टेक्निक भी आना चाहिए। जो तकनीक होती है ना कोई चीज़ को, कि हम कैसे कंपोज करें। कंपोजिशन रही सवाल एक छोटी सी पेड़ की, वो पेड़ की हम एक कागज़ के कैनवास को किस छोर में हम रखें और उसके साथ में हम क्या ऐड कर सकें कि वो अपने आप एक खूबसूरत पेंटिंग बन जाए। ठीक है, तो सही कहा आपने कि सबसे बड़ी बात है विजन, उसके बाद टेक्निक की नज़र में। जी, बहुत अच्छा लगा सर। इसी दृष्टि में जैसे कहा जाता है कि न जाने क्या ऐसा राज है जो मसूरी के इस प्रकृति में जो सभी को खींच करके लाता है, और वो स्पेशली कलाकारों के लिए
बहुत ही स्पेशल मोमेंट रहता है जो हर किसी को वादियों में खींच करके लाता है। तो क्या मैं कहना चाहूँ कि कलाकार कभी न कभी हमेशा पब्लिक प्लेस से दूर हट करके कहीं न कहीं प्रकृति के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करता है। बिल्कुल। तो ये शायद मैं कलाकार के जुबान से ज़्यादा अच्छा सुनना चाहूँगा। तो सर, प्रकृति का और कला का सौंदर्यात्मक वर्णन कैसे हो सकता है? ये अपने 100% आपने ये ऑब्जर्वेशन आपने किया, क्योंकि मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ। जी जी। मेरा हमेशा इंस्पिरेशन रहा है हमारा माउंटेन्स का। मैं जहाँ खास करके मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, हमारे चारों तरफ एक माल्यगिरी एक पर्वत है, काफ़ी ऊंची पर्वत है, झरना है। मैं अक्सर वहाँ जाया करता था और मुझे नेचर से मेरा इतना लगाव है। मैं बचपन से शायद मैं हम चारों भाई में मैं अकेला था जो कि तितली पकड़ता था, जो कि फूलों का फूल तोड़ के मैं खुशबू लेता था और बैठ करके मैं वो जो आसमान में जो बादल होते थे ना, उसमें मैं भिन्न भिन्न प्रकार के मैं रूप तैयार करता था और इमेजिनेशन करता था। मेरा इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रांग रहा है और इसलिए हमारा खिंचाव हमेशा नेचर की तरफ रहा है। और ये तो कहते हैं ना क्वीन ऑफ हिल्स है ना, क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों का घेर है, उसमें बर्फीली पहाड़ है, उसमें क्या है, वादियाँ हैं। और सबसे तो मुझे अच्छे लगते हैं खूबसूरत ट्री, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत एक पेड़ है, बहुत सुंदर। मुझे इसमें भी बहुत ज़्यादा ब्यूटी दिखता है। तो ऑब्वियसली कोई भी देखिए, एक आम आदमी भी नॉर्मली पहाड़ियों वादियों में आने का अट्रैक्शन रहा है ना। तो हम आर्टिस्टों को तो और लगेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि आनंद कुमार स्वामी जी जो एक कोटेशन देते हैं सौंदर्य पे कि सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। एक आध्यात्म की दृष्टि से तो ये बोला जाता है, लेकिन कलाकार के लिए, कलाकार जो भगवान को देखता है किस रूप में, वो कहीं न कहीं प्रकृति को देखता है। प्रकृति में एक ऐसी एनर्जी है जो सबको चला रही है और प्रकृति से जो जितना छेड़छाड़ करता है वो कहीं न कहीं उससे दूर होता जाता है। जैसे भौतिक परिवेश में बहुत सी गाड़ी घोड़े बने और इनको देखते हुए कहीं न कहीं नेचर भी उनसे दूर होती जा रही है। तो ये कलाकार बड़े दिल से समझता है इसको। और इसी कड़ी में हम सर आगे बढ़ेंगे और हम अपने बीच ज्वाइन करना चाहेंगे राहुल जी को, एक अच्छे कलाकार हैं जिनका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने विजय विश्वाल सर को यहाँ देहरादून में आमंत्रित किया और बुलाया और हम सभी को बातचीत करके या इनके साथ जो काम करने की स्टाइल सीखने को मिला, बहुत ही अलग, जो बहुत वर्षों से हम लोग चाह रहे थे कि विजय विश्वाल सर से मिलें, उनके कार्य करने की स्टाइल देखें। सोशल मीडिया के माध्यम से तो दिख जाता है, लेकिन जो साक्षात देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो बहुत ही अलग रहा। तो सर, राहुल सर को सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति करी अपने कलात्मक नज़रिए से, और इसी श्रृंखला में जिसकी बदौलत हम आपसे आज मिल पाए हैं, राहुल कुमार सर जो असोल आर्ट ग्रुप के निर्देशक भी हैं और खुद बहुत बड़े चित्रकार हैं और उत्तराखंड में पिछले कई वर्षों से सक्रिय कलाकार हैं। कोई भी आर्ट स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी स्वतंत्र यहाँ पे अपनी फाउंडेशन हो, वो राहुल सर को जरूर जानती है। जब हम सबसे पहले यहाँ देहरादून में आए थे तो राहुल सर के बारे में हमने सबसे पहले सुना था कि जो सक्रिय चित्रकारों में से एक हैं वो राहुल सर हैं। तो उन्हीं के ज़रिए हम आपसे आज मिल पाए। मैं स्वागत करना चाहूँगा उनका हमारे ग्रुप में। आइए राहुल। तो विगत 8 वर्षों से इनका अथक प्रयास रहा है, बैक टू बैक एनुअल एक प्रोग्राम तो करते ही हैं। इसके साथ साथ जो है कलाकार होते हुए कला को किस तरह से समझते हैं और कलाकारों को कैसे समझते हैं, वो आप भली भांति जान गए होंगे, क्योंकि दुनिया के उस छोर में आप बैठे हैं, पूर्वी छोर में, और उन्होंने आपको उत्तरी छोर में बुलाया। तो कहीं न कहीं ये फैन फॉलोइंग के साथ या कलाकारों के रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर का कार्यशैली कैसी लगी। और मैं तो फैन हूँ सर का। मेरा जो स्टाइल क्रिएट हुआ है वो सर की पेंटिंग से ही क्रिएट किया है मैंने। क्या बात तो मैंने स्टाइल निकाली, वेट एंड वेट को सर के स्टाइल से मैंने करना शुरू किया था, तो तभी से मुझे नेचर से प्यार हो गया और मेरी हर पेंटिंग में पेड़ मिलेगा। क्या बात है। वो मिलता ही मिलता है, तो मेरी उसी से FRI में खड़े हुए हैं आज। जी। तो कहीं न कहीं सर आपके फैन फॉलोइंग नहीं कह सकते हैं कि जो आपके रास्ते पे दिखाए हुए रास्ते, अनजाने रास्ते जो आप काम करते हुए जाते हैं ना, वो दिखाए हुए रास्ते, वो उड़ीसा के कलाकार हों, महाराष्ट्र के कलाकार हों या देहरादून में, जैसे राहुल जी आपको फॉलो किए तो आपको दिली इच्छा से मिलना चाह रहे थे, लेकिन मिलने के साथ साथ न जाने कितने कलाकारों को मिलाना भी चाह रहे थे। बिल्कुल। तो उन्होंने एक बड़ा अनूठा प्रयास किया, जो खुद तो मिले लेकिन 50-100 लोगों को और भी मिला दिए। तो सर बहुत ही उन्होंने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। जी। एक्चुअली आपकी देवभूमि में इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि देश भर में से चुने हुए आर्टिस्ट आते हैं। जी। बाकी
सीनियर आर्टिस्ट से मेंटरशिप से उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, थोड़ा सा प्रेरणा लेते हैं और उससे उनके कार्यशैली में भी थोड़ा सा परिवर्तन होता है और अपनी कला को एक नया आयाम दे पाते हैं। जी, वो डेफिनेटली बहुत सारे उनको शुभकामना देना चाहिए, बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं राहुल जी, तो इसलिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ और मैं जानता हूँ कि आने वाले दिनों में आप बहुत कुछ इस तरह काम करेंगे। आपकी संस्था जो है वो भी मिल करके आपकी कोलाबोरेशन में आप यहाँ पर कला को एक नया आयाम देंगे। जी जी, तो बहुत ये- बहुत जी अच्छा लगा सर। अब लास्ट क्वेश्चन है कि सर आपके जुबान से देहरादून के जो युवा कलाकार हैं उनके लिए कुछ ऐसे शब्द, मोटिवेशनल शब्द जो वो लोग भी जो थोड़ी सी अपने अंदर जागृत भावना लाएं और कला को में कैसे आगे बढ़ सके, एक छोटा सा मार्गदर्शन आपका जो मोटिवेशनल। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो जितने भी नौजवान जो आर्टिस्ट है जो देख रहे हैं, ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप कितनी किस्मत वाले हैं कि इतनी खूबसूरत जगह पे आप रह रहे हैं। होता यह है कि हम जब दिया के नीचे जैसे अंधेरा वाली बात हो जाती है, हम अपनी ये चीज़ों को, उसके वैल्यू को हम समझते नहीं हैं। प्लीज़ आप देखो, पीछे मुड़ के देखो कि कितनी खूबसूरत वादियों में आप हैं और आप उससे पेंटिंग करिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप कमर्शियलाइजेशन चक्कर में मत जाइए, ठीक है। अगर पेंटिंग इसीलिए करिए कि आपको अच्छा लगता है और आप फोकस्ड है इसमें। आप ये जो कला है ना, ये इट्स लाइक स्पिरिचुअल जर्नी, एक इबादत है। आप पूजा करते हैं कला की और इसमें आप कभी सोचेंगे नहीं। मैं इसलिए हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप माँ सरस्वती का आराधना करिए तो लक्ष्मी माँ आएंगी, पर अगर लक्ष्मी माँ की आप अक्षर पर आराधना करेंगे तो सरस्वती नहीं आएंगी। तो बस ये सिंपल सी बात है। मैं यही चाहूँगा कि बस आपका ध्यान पेंटिंग पर है, स्केचेस करें, जितना हो सके आप आउटडोर जाएं और आउटडोर में चीज़ों को आप उगाड़ें अपने कागज़ और कलम के माध्यम से। तो स्केचिंग, ड्राइंग सबसे इम्पोर्टेंट है, ड्राइंग के ऊपर बहुत सारा ध्यान, ठीक है। बहुत बहुत Thank धन्यवाद you. सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस मोटिवेशनल स्पीच के लिए, जो युवा कलाकारों के लिए कहीं न कहीं एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। और लोग अगर इसको दिल से अगर जानेंगे, तो अगर फॉलो कर लिए तो वाकई में आपके फैन फॉलोइंग में तो बढ़ेंगे ही, साथ में आपके जैसा बनने का प्रयास करेंगे इन फ्यूचर। अगर उनको अच्छे कला क्षेत्र में मार्गदर्शन मिल रहा है तो जाहिर सी बात है जो मार्गदर्शन पाएगा वो आगे बढ़ेगा। इसी कड़ी में हम अपने बीच थोड़ा सा ज्वाइन करना चाहते हैं सर का, कट कर दिए सर को, उत्तम सर को। उत्तम आ सर। जाइए। सर आपको भी लास्ट में ये आप पीछे रहे हैं, एक बैकबोन की तरह। बिल्कुल, आप बिल्कुल। पीछे ना रहे। तो जैसा कि सर को बुलाने में उत्तम राय सर जो कलागिरी आर्ट फाउंडेशन के फाउंडर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर इस कला चर्चा में। जो कि एक कहा जाता है कि आप कला क्षेत्र से नहीं हैं, लेकिन कला की समझ आपके अंदर बड़ी अच्छी दिख रही है कि जो कलाकार का सम्मान करता है तो कहीं ना कहीं वो भी एक कलाकार होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर को बुलाने का कैसे आपको प्रेरणा मिली? ये कहना गलत होगा कि मैं कलाकार नहीं हूँ। हाँ, मैं कैनवस वगैरह ये सब नहीं करता, बट कहीं ना कहीं से कला से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो सर का नाम हमने बहुत सुना था पहले भी, राहुल जी के मुँह से और सोशल मीडिया जैसे आप बोल रहे थे, तो हमें लगा कि हाँ, विजय बिस्वाल जैसे, इनके गोयल सर और भी जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, कि हमें उन लोगों को बुलाया जाए, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो गलत टेक्निक सीखते हैं वो लाइव देखें। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, सोशल मीडिया पे रील बनता है सिर्फ 4 सेकंड में पूरा पेंटिंग, जो कि पॉसिबल ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ है। तो लाइव जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो सीखते हैं हम लोग, उसमें बहुत कुछ है। और एक दिन में हम लोग आर्टिस्ट नहीं बन सकते, बट टेक्निक पता लगता है कि क्या प्रोसेस से सर इस लेवल पे पहुँच गए। तो बस वही जो थोड़ा बहुत लगा मुझे कि हाँ, कुछ आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, तो सर को हमने इनवाइट किया। सर ने भी हमारा बहुत साथ दिया। सर ने एकदम बच्चों की तरह एक नहीं 3-3, 4-4 डेमोन्स्ट्रेशन अलग अलग टेक्निक का यूज़ करके। क्या बात है सर। तो सर का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सारे यूगो सब कुछ अपनी जगह रख के कला को सबसे इम्पोर्टेंस देते हैं सर। तो ये कला से बड़े नहीं है, ये अपने आप में भी एक व्यक्तित्व में भी वो बड़े अपने आप में। बिल्कुल, कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि सर की जो कला साधना है, जी। एक जैसे तपस्वी होता है ना, तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करता है, तो कहीं न कहीं मैंने भी सर के साथ बद्राज टेम्पल पे 2 दिन बिताया, तो उसमें देखा कि सर को कोई पब्लिक है, बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, काम करना है तो पॉइंट्स खोजना है, जिस विजन को खोजने आए ना, वो एक कला नेचर में भी एक सौंदर्यात्मक नेचर कहाँ पे हो सकता है,
वो पहाड़ी के नीचे जा कर के हो या ऊपर हो, मैंने सर को देखा काफ़ी विजिट करते करते एक एक ऐसे पॉइंट्स पकड़ते थे और वहीं लेकर के बैठ जाते थे बनाने के लिए। तो सर का मैंने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से काम करने की स्टाइल, तो कहीं ना कहीं इनकी साधना, लगन, हर बच्चे में वो 2 घंटे देखने के लिए नहीं तैयार हो पाता था सर, लेकिन आप जो है एक दिन में 2-2 पेंटिंग वाटर कलर में निकाले। इस साधना के पीछे क्या, कैसे आपने साधना किया? मैंने कहा ना कि ये मेरा जो साधना है ना, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं जो चीज़ को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं उसमें आपको नहीं लगता है कि आपने कुछ मेहनत किया या कुछ ना आपने समय गंवाया, क्योंकि समय आप नेचर के साथ एक हो जाते हो, तो समय एक तरह का स्थिर बन जाता है। इट डजंट मैटर, यू लिव इन द प्रेजेंट। हम वर्तमान में जीना सीखते हैं जब पेंटिंग करते हैं, तो हम समय कब चला जाता है। मेरा भी ऐसा भी कई बार हुआ है कि मैं घर में रहता हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ और मेरे 2-3 बार कॉफ़ी ठंडी हो जाती है, फिर हमारी पत्नी आती है, फिर कॉफ़ी को गर्म करके फिर लाती है, फिर ठंडा हो जाती है। तो ये जो है, ये जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होनी चाहिए, ठीक है, हर आर्टिस्ट में। और मेरे मन